नमस्कार, मैं गौरव गोयल लामोक्ष इन्वेस्टमेंट से आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। मालूम है यूनियन बजट 1 फरवरी को मिसेस निर्मला सीतारमण ने फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट पे रखा था और हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाया था बजट से पहले का, जिसमें हमने पूर्वानुमान लगाया था कि हम ग्रोथ को या देश की ग्रोथ को और इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट को हम कैसे मैनेज करें। एक तरफ हमारे पास हमें पैसा चाहिए ताकि हम देश की उन्नति के लिए उसे स्पेंड कर सकें, और दूसरी तरफ हम प्राप्त होता है सरकार को, अगर बराबर प्राप्त नहीं होगा तो उसका जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसको कम कैसे रखा जाए। और मैं का बजट आया तो हम फिस्कल डेफिसिट के बेसिस पर अपने ग्रोथ पे ध्यान रख सकें। तो एक बहुत ही बढ़िया बजट उन्होंने प्रेजेंट किया और हम लोग इसकी गवर्नमेंट की खूब सराहना करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मैथ्स के बारे में बताना चाहूँगा कि कितना गवर्नमेंट का एस्टिमेट है, उनको क्या प्राप्त होगा रेवेन्यू के टर्म्स में और कितना वो खर्चा करेंगे। तो सरकार का ये पूरा बजट 45 लाख करोड़ का है। 20 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। इसमें से 9 लाख करोड़ का कैपेक्स गवर्नमेंट जो है अनुमानित किया है कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर स्पेंड करेगी, जिसमें रोड कंस्ट्रक्शन और बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट और ये भी अनुमान करती है कि इस अगले वित्तीय वर्ष में हमारी देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करीब करीब 10.5% होगी। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट का अनुमान है कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 10.5% की होगी। जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट कैपेक्स पे 10 लाख करोड़ इस्तेमाल करेगी, जो कि 33% राइज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले। और यहाँ पे हमारा अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि बाकी विशेषज्ञों ने ये 15% का अनुमान रखा था, लेकिन लगभग हमारा अनुमान इस मामले में बिल्कुल सही किया था। हम लोगों ने करीब 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्शन किया था। ये करीब 3.3% ऑफ इंडियन जीडीपी होगा। सो आउटले जो रेलवे के लिए सरकार ने बजटरी एलोकेशन किया है वो 2.4 लाख करोड़ का होगा, और पिछले बजट की तुलना में करीब करीब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का इन्होंने इंक्रीज़ किया है रेलवेज़ के ऊपर। इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी अपने प्रेजेंटेशन में पहले वाले में, जिसमें हमें उम्मीद थी कि रेलवेज़ के ऊपर काफ़ी एक्सपेंडिचर होगा। नई रेलवे लाइन्स बनाई जाएंगी, छोटी रेलवे लाइंस को बड़ा किया जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा रेलवेज़ का, नए वैगन्स बनेंगे, न्यू ट्रेन्स लॉन्च करी जाएंगी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट होगा। और सरकार ने बिल्कुल वही काम किया। इनफैक्ट हमारी अनुमान से थोड़ा ज़्यादा ही स्पेंड करने का है। और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, जब सरकार करंट 2014 में चुन के आई थी, उस समय एक्सपेंडिचर जो है इस क्षेत्र में 9 गुना पिछले 8-9 साल में बढ़ा जो है। अगले वित्त वर्ष में करीब 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट्स का निर्माण करेगी सरकार ने इस वर्ष। ऐसे ही हमने जैसे उम्मीद करी थी, मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ इंतज़ाम किए हैं। इस साल अगर किसी की 7 लाख तक की आय है, उनको 0 इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि पिछले बजट में सरकार ने एक न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करी थी, जिसके अंतर्गत वो 5 लाख तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, पर अब उन्होंने वो अमाउंट 5 लाख से 7 लाख कर दिया है। तो आज की डेट में भी नए बजट के अनुसार कोई भी आदमी नई या पुरानी रिजीम में से कुछ भी चूज़ कर सकता है, बट एक मिडिल क्लास फैमिली की न्यू टैक्स रिजीम है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, क्योंकि इसमें आपका टैक्स बचता है और आपको जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान में रखना ये ज़रूर होगा कि आपके लिए आपको गणना करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपके लिए नया टैक्स रिजीम और
पुराने टैक्स रिजीम में से किस में ज़्यादा टैक्स सेविंग हो रही है, आप अकॉर्डिंगली वही चूज़ कर लें। हमारे एक मोटे मोटे बॉल पार्क फिगर के हिसाब से अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम है तो सरकार ने जो रिच लोग हैं उनके लिए भी इस बार थोड़ा सा बेनिफिट प्रोवाइड किया है। अभी तक आगे की एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, जिसके अनुसार अगर सीनियर सिटीजन्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उनको एडेड बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरेस्ट के टर्म्स में। अब पहले इसकी लिमिट 15 लाख रुपए थी और अब उसे सरकार ने 30 लाख रुपए कर दिया है। तो ये सरकार ने, और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, वो डेट्रीमेंटल हो सकता था कि उन्होंने कोई टैक्स स्ट्रक्चर में और कोई फेरबदल नहीं किया, टैक्स रेट्स में कोई फेरबदल नहीं किया, कैपिटल गेन्स पे कोई छेड़छाड़ नहीं करी। बेनिफिट्स उन्होंने एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए करे हैं, ग्रीन सेक्टर की ग्रोथ के लिए करे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए और बेनिफिट्स क्रिएट करे हैं। बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए कोई एडिशनल प्रोविजंस का है। इसका मतलब ये बताता है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर आज की डेट में काफ़ी आत्मनिर्भर हो गया है और जो पहले इनकी बैलेंस शीट में गंदगी थी काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है। तो सभी कुछ अच्छा है तो कुछ नेगेटिव भी होगा। कितनी भी कोई चीज़ अच्छी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस हो सकते हैं। तो उसके अगर हम लोग को कोई फॉल्ट निकालनी है तो हम शायद एक सेक्टर देख सकते हैं जिसमें हम कहेंगे कि शायद उम्मीद के विपरीत कुछ किया गया है, तो वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट प्रीमियम जो आप देते हो, अगर वो ओवरऑल 5 लाख रुपए से ज़्यादा है लाइफ इंश्योरेंस में, तो जो आपका जब रिटर्न्स आएगा तो आपका वो रिटर्न्स अब टैक्सेबल हो जाएगा। पहले प्रावधान नहीं था और वो टैक्स, आपके वो जो रिटर्न्स थे वो टैक्स फ्री हुआ करते थे। इस चीज़ को इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ये नेगेटिव है, और ख़ासकर जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिनकी आय ज़्यादा है और ज़्यादा अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते थे एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उनके लिए ये डेफिनेटली नेगेटिव है। एक और चीज़ जो हो गई है इस वजह से, ये न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स मिलते थे वेरियस स्कीम में सेक्शन 88 वगैरह के अंदर, अब वो इतने अट्रैक्टिव नहीं रह जाएंगे, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा, सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही कंटिन्यू रहेगा। बहुत से लोग न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर जाएंगे और जो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के तौर पर इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट्स लेते थे उन वो शायद उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह है। एक और जो नेगेटिव हम कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर के बारे में कोई ख़ास चर्चा नहीं थी बजट में, उनका कोई मेजर इंक्रीज भी नहीं हुआ है एलोकेशन में। डिसइन्वेस्टमेंट एक अनदर इशू रहा है सरकार के लिए, क्योंकि बहुत तमाम एफर्ट्स करने के बाद भी वहाँ पर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, और सरकार ने इसके लिए सिर्फ 61,000 करोड़ के रेवेन्यू की अगले वित्त वर्ष के लिए उम्मीद रखी है, जो कि काफ़ी कम है, और ये भी दर्शाता है कि सरकार इस कार्यक्षेत्र में काफ़ी विफल रही है। ओवरऑल अगर हमें देखना पड़े तो मेरे हिसाब से बजट बहुत ही अच्छा है, सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा है। ये जो स्पेंडिंग गवर्नमेंट करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और कंजम्पशन के ऊपर जो इन्होंने फोकस रखा है गवर्नमेंट ने, उससे एक निश्चित तौर पर इकॉनमी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो भी स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन पर होती है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब हो गया, अगर आप 1 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो इकॉनमी को ओवरऑल कितना बेनिफिट मिल रहा है, 1.5 रुपया मिल रहा है, 1.75 मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहे हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंजम्पशन के ऊपर होता है इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काफ़ी अच्छा है, और हमें उम्मीद है कि ये जो मनी स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट बिल्कुल राइट डायरेक्शन में कर रही है, और इकॉनमी को इसका निश्चित तौर पर बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक और बेनिफिट ये रहेगा कि आखिर में सबसे अच्छी बात ये है इस बजट की कि गवर्नमेंट ने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया है, फिस्कल डेफिसिट को नज़रअंदाज नहीं किया है ग्रोथ के चक्कर में, दोनों चीज़ों को हैंड इन हैंड लेके चले हैं, और इससे हमारे हम ना सिर्फ हमारे
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को खुशी होगी बल्कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारी उम्मीद है और हमारी उम्मीद ये भी है कि हमारा देश तरक्की बहुत तेज़ी से करेगा और हमारी इकॉनमी खूब तेज़ी से एक उड़ती हुए आकाश में एक नीले आकाश में खूब तेज़ी से ऊपर उड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा बजट का एनालिसिस विश्लेषण अच्छा लगा होगा और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और कहीं पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो बेझिझक होकर आप हमारे साथ अपनी राय शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गौरव गोयल वंस अगेन थैंक यू।